अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा कि हमारे पास ये 5 सीरीज़ होती है, लाइमन, बामन, पास्कन, ब्रैकेट और पी-फन, ठीक है ना। ये 5 सीरीज़ होती हैं। ये 5 सीरीज़ में क्या होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल से अलग अलग एनर्जी लेवल पे हमारा जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है, तो हमारी कुछ रेडिएशन रिलीज होती है। उस रेडिएशन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट, यहाँ पे विजिबल, यहाँ पे इंफ्रारेड, फिर सब इंफ्रारेड होती है, मतलब बाकी सब हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। इंफ्रारेड होती है, बाकी सब हम नहीं देख पाते। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं बेटा, करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस। तो देखते हैं बेटा क्या हमने पढ़ा था। तो जब क्या कहते हैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, तो बाल्मर ने शो किया एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो वेव नंबर पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं बेटा, वेव नंबर पे, ठीक है ना। स्पेक्ट्रल लाइंस जो आ रही है हमारी वेव नंबर पे डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है कि वेव नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना हो, ठीक है ना, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ, क्या होता है 1/λ ही तो होता है, दिस इज 1/λ ना, यही तो होता है। यानी कि वेवलेंथ का इन्वर्स हमें पता करना होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा वेवलेंथ का इन्वर्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 109.109.109.677, ठीक है ना, ठीक है ना। कितना हुआ ये 10 लाख, 10 लाख नहीं, 1,09,677 ये आपका नंबर है, ठीक है ना। ये क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम है बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट, जो कि रिडबर्ग जी के नाम पे दिया गया है। और दिस इज द कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन ओनली, फॉर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है सिर्फ, ये वाला जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको, और जो रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एनर्जी कैलकुलेशन है उसको हम लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये रिडबर्ग कांस्टेंट किस लिए बेटा, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना। तो रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू इंटू 1/2² माइनस 1/n²। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कितनी भी, ठीक है ना। ये क्या लिखा मैंने, क्या है इसको समझेंगे। यहाँ पर n का मतलब क्या है कि सेकेंड एनर्जी लेवल से, सेकेंड एनर्जी, मान लो ये एनर्जी लेवल से हमारे 1, ये 2 है, ठीक है ना, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है ना, ये 6 है, 7, ठीक है ना। 7 एनर्जी लेवल मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि अगर 1 से कहीं भी जाएगा, 1 से कहीं भी जाएगा तो वो लाइमन सीरीज का आता है, ठीक है ना। तो 1 से कहीं भी जाएगा तो लाइमन सीरीज का आता है, ठीक है ना। ये हमारा विजिबल लाइट में नहीं होता। इसकी वेवलेंथ कैसी होती है, इसकी वेवलेंथ कैसी होती है बेटा, इसकी वेवलेंथ होती है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना। तो जो लाइमन सीरीज है वो कैसी होती है, अल्ट्रा वायलेट। तो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। बस ऐसे सोच लेंगे कि वो अल्ट्रा वायलेट होती है। यानी कि 1 से अगर इलेक्ट्रॉन उठ के कहीं भी जाएगा तो वो किस में आएगा, 1 से अगर 3 में गया, 1 से 2 में गया, ठीक है ना, 1 से 3 में गया, 1 से 4 में गया, या 5 में गया, 6 में गया, 7 में गया, कहीं भी गया, ठीक है ना। तो ये ऑरेंज कलर से मैंने जो शो करी है वो क्या है बेटा, लाइमन सीरीज, ठीक है ना, सीरीज। सेकंड यानी कि रेड से जो भी मैं शो करूंगा वो क्या होगी बेटा, बाल्मन सीरीज होगी। यानी कि इस जगह से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, 3 पे जाता है, 4 पे जाता है, या 5 पे जाता है, या 6 पे जाता है, या 7 पे जाता है, ठीक है ना। 4, 5, 6, 7 पे जाता है। तो ये कौन सी होगी बेटा, ये कौन सी सीरीज होगी हमारी, बाल्मर सीरीज हो गई, ठीक है ना। कौन सी सीरीज होगी बेटा, बाल्मर सीरीज, ठीक है ना। ऐसे ही अगर 3 से आगे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, पास्कन सीरीज हो जाएगी। यानी कि 3 से अगर आगे जाए, कलर दूसरा ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। 3 से आगे जाएगा यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, या फिर यहाँ चले जाए, पूरा चले जाए, ठीक है ना, ऊपर से पूरा सीधे 7th पे आ जाए, तो ये कौन सी सीरीज जाएगी बेटा, ये जाएगी पास्कन, ठीक है ना, ठीक है ना। ये कौन सी चीज़ है, पास्कन। उसके बाद 4 से अगर आगे जाएगा तो ब्रैकेट हो जाएगा, और 5 से आगे जाएगा तो फंड हो जाएगी, ठीक है ना। 5 ही हमारी सीरीज है, ठीक है ना। तो बार्मर ने क्या बताया, देखो बार्मर जी ने क्या बताया कि वेव नंबर हमें ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो वेव नंबर जो हमारा आएगा वो कैसे आएगा बेटा, वेव नंबर अगर इन जनरल में निकालना चाहूँ, तो मैं कितना निकालूंगा, 109,677, ठीक है ना,
ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। समझ दिख रहा है बेटा, n1 n2 दोनों लिखा हुआ, हाँ 1/n1², ठीक है ना, 1/n1² माइनस 1/n2²। अब यहाँ पर n1 और n2 होंगे क्या, ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ कौन सी सीरीज़ के लिए था, ये सीरीज़ था बार्मर सीरीज़ के लिए, ठीक है ना। मेरे को जो भी सीरीज़ बनानी है वो उसको मैं यहाँ से बना सकता हूँ। तो n1 की वैल्यू कहाँ से शुरू हो सकती है, 1 से शुरू हो सकती है, ठीक है ना, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन एक सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू कॉमन रहती है। जैसे मेरे पास लेमन की सीरीज़ है तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमन के लिए 1 हो जाएगी, ठीक है ना, बार्मर के लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, पास्कन के लिए कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी, ब्रैकेट के लिए कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है ना, ब्रैकेट के लिए कितनी होगी, ब्रैकेट के लिए होगी n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है ना, और फंड के लिए वैल्यू कितनी होगी, फंड के लिए वैल्यू हो जाएगी n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और ये हम ध्यान रखेंगे n2 की वैल्यू हमेशा n1 प्लस समथिंग होगी, मतलब n1 से बड़ी होनी चाहिए, n1 प्लस 1 हो सकती है, n1 प्लस 2 हो सकती है, n1 प्लस 3 हो सकती है, प्लस 3 हो सकती है, एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर 2 लिखा है तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया तो n1 की वैल्यू 3 नहीं, n2 की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी आपका, आप क्या कर सकते हो, आप ये वेव नंबर के बारे में बता सकते हो, और वेव नंबर आपको बताएगा कि कौन सा स्पेक्ट्रा हमें दिख रहा है। तो बाल्मर स्पेक्ट्रा क्या होता है, बाल्मर स्पेक्ट्रा होता है, बार्मर का जो स्पेक्ट्रा होता है ये विजिबल लाइट होती है, ये क्या बेटा, विजिबल लाइट होती है। इसके बाद क्या आता है बेटा सब, इंफ्रारेड आता है। पास्कन का क्या होता है बेटा, इंफ्रारेड। कैसा होता है बेटा, इंफ्रारेड मिलती है, ठीक है ना, ब्रैकेट में भी इंफ्रारेड मिलती है, इंफ्रारेड, और यहाँ पे इंफ्रारेड, ठीक है ना। इसका मतलब इन लोगों की वेवलेंथ जैसे जैसे आप ये नंबर बढ़ाते जाते हो बढ़ती जाती है, ठीक है ना, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, दैट मीन्स वेव नंबर आपका डिक्रीज करता है, 1/1 वेवलेंथ होता है ना बेटा, तो वेव नंबर आपका कम होता जाता है। एज 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 द सीरीज इंक्रीजेस आपका वेव नंबर कम होता जा रहा है, और आपका क्या है, इंफ्रारेड रीजन में जाते जा रहा है, ठीक है ना। पूरी की पूरी जो आपकी स्पेक्ट्रम आ रहा है वो इंफ्रारेड रीजन में जा रहा है। तो आप तो नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते हो इंफ्रारेड रीजन को, लेकिन क्या कर सकते हो आप इसको देख सकते हो, आप इसको देख सकते हो थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस जो कि आपकी इंफ्रारेड लाइंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आपकी इंफ्रारेड लाइंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के थ्रू जो भी हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो आपको समझ में आ रहा है ना, कि ये स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, ठीक है ना, ये स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइटेड हुआ, ठीक है ना, तो ये तो हो गया इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो जब मान लो कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, अब वापस जब यहाँ से वापस जा रहा होगा नीचे की तरफ, जब ये वापस नीचे की तरफ जा रहा होगा उस समय पे क्या करेगा, ये अपने अंदर से एमिट करेगा। जो ये एमिट करेगा ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए जो भी ये मतलब रिलीज़ करेगा, उस वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगा आपका एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। तो लाइमन बार्मर सीरीज में क्या हो रहा है कि पहले तो क्या किया, इसको एक्साइट कर दिया, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से जब वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में जा रहा है तो जो भी ये रिलीज़ करेगा उसको उन्होंने उनके नाम पे दे रखी है, ठीक है ना, उन्होंने उनके नाम पे दे रखी है। तो समझ में आया बेटा ये चीज़, ये आपको वेव नंबर निकालना समझ में आ गया ना। तो वेव नंबर आप क्या निकालते हो, जहाँ पर बाद में एटम आएगा माइनस जहाँ पे पहले एटम है, ठीक है ना, उस नंबर ऑफ शेल से, ठीक है ना, नंबर ऑफ शेल से नंबर ऑफ, या फिर ये आपका क्या है बेटा, ये आपके क्या है, क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल जो है, ठीक है ना, जिसको आप शेल भी कहते हो, ठीक है ना, वहाँ से आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, इतना समझ में आता है, ठीक है ना। तो जितना बड़ा एटम होता जाएगा, जितना नंबर ऑफ, अब जैसे देखो एक इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने इतनी मेहनत कर ली, ठीक है ना, ऐसे अगर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ऐसे डबल आ जाएगा, ठीक है ना, 3 एटम हो जाएंगे तो ऐसे 3 अलग अलग सीरीज आएंगे। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चल सकता, ठीक है ना, मुश्किल है ना ये चीज़। उतना जितना जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगी ये स्पेक्ट्रा, क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई लाइट आएगी, किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई लाइट आएगी, ठीक है ना, कि अलग अलग उससे अलग अलग लाइट आएगी, ठीक है ना। तो इस यहाँ तक पढ़ के हमें 2 बातें तो क्लियर हो गई, ठीक है ना। एक क्या है बेटा कि लाइन स्पेक्ट्रम,
ठीक है ना। जो लाइन स्पेक्ट्रम है आपका वो हर एक एलिमेंट का, ठीक है ना, हर एक एलिमेंट का यूनिक है, ठीक है ना। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा कैसा है बेटा, यूनिक रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था हर एक एलिमेंट अलग तरह से शो करेगा, तो हर एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा यूनिक आएगा, एक पहली बात। और दूसरी बात क्या है बेटा, ठीक है ना, देर इज अ रेगुलरिटी, देर इज अ रेगुलरिटी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ठीक है ना। देर इज अ रेगुलरिटी इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट की अपनी एक स्पेक्ट्रम की रेगुलरिटी होगी कि इतनी देर तक, जैसे हाइड्रोजन का मैंने पिछली क्लास में जो बताया था कि एक थोड़ी देर तक एक कलर आ रहा है, फिर उसके बाद ब्रेक हो रहा है, फिर एक कलर आ रहा है, फिर ब्रेक हो रहा है। तो ये जो रेगुलरिटी है, ठीक है ना, वो हर एक स्पेक्ट्रम की अलग होगी, ठीक है ना। द रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच, मतलब वहाँ पर हर एक एलिमेंट के पास एक रेगुलरिटी होगी जिसको वो फॉलो करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये सिमिलरिटीज़ जो आ रही है, मतलब एक तरह के एटम सिर्फ वैसा ही शो करेगा, अगर एक सिंगल तरह का एटम होगा हाइड्रोजन एटम तो हमेशा वैसा ही शो करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइड्रोजन को कोई और एटम किसी और तरह से बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है ये सब चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, हमारी ये सब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है, ठीक है ना। तो हर एक स्ट्रक्चर का एनर्जी लेवल अलग है, हर एक एटम का एनर्जी लेवल अलग है, और ये हमारे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, हमारे एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो स्पेक्ट्रा है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा, ये बहुत, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी बहुत यूज़ होती है जब आप डिफाइन करते हो कि हाँ हमारा एटम ये है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है ना। जिसके डिस्कशन हम लोग आगे चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे करेंगे, ठीक है ना, आगे करेंगे। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम जब पता चला तो बोर हमारे आ गए यहाँ पर। बोर आए इस स्पेक्ट्रम को देख के उन्होंने अपना क्या कहते हैं दिमाग लगाया, और उन्होंने बताया, उन्होंने ये बोला, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फीचर्स की एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर जो है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है ना, और वो उस पर उसके स्पेक्ट्रम से कैसे डिपेंड कर रहा है ये बताया उन्होंने, ठीक है ना। तो उन्होंने प्लैंक का पहले क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, ठीक है ना। क्या यूज़ किया उन्होंने बोला कि जैसे जैसे हमारी जो एनर्जी लेवल है वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि Q इज इक्वल टू एन है, ये पता होगा आपको, Q इज इक्वल टू एन, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जो भी आपका चार्ज होगा वो मिनिमम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चेंज होगा, मतलब अगर आप, ऐसा तो है नहीं कि आप आधा इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, कहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो मिनिमम चार्ज आपका कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। जो भी अब आप चार्ज लोगे वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, चाहे इसका इंटू 2 करो, इसका इंटू 3 करो, तो जो ई की वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है ना, ई की वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट मीन्स ये डिस्क्रीट होता है, यही हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन हुआ है, उन्होंने बताया कि क्वांटाइजेशन हुआ है एनर्जी लेवल का, एक एनर्जी लेवल और दूसरे एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है वो उतना ही रहेगा, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा, इन दोनों का एनर्जी लेवल का डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है ना, ये बराबर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक लेवल को आपने बता दिया, आपने ऐसे बोल दिया कि हो सकता है कि आपने बोला कि इसकी एनर्जी ई है, इसकी 2E है, इसकी या इसकी 4E है, इसकी 9E है, ठीक है ना, इसकी 16E है। मान लो कि स्क्वायर का लॉ फॉलो कर रहा है, ऐसे फॉलो कर रहा है, तो ऐसे एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन ये कैसा, ये सब इंटीग्रल मल्टीपल ही तो है, ठीक है ना। कहीं पर 3E का डिफरेंस आ गया, कहीं पे 5E का डिफरेंस आ गया, कहीं 7E का डिफरेंस आया, ठीक है ना। अलग अलग डिफरेंस आते जा रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है हमारे ई का, यानी कि क्वांटाइज्ड है हमारा जो है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको यूज़ किया इन्होंने और कई पॉइंट्स बताए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो बोर ने अपने पोस्टुलेट में लिखे ये सारी बातें, बोर की पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट आपको पता होगा, आपने अगर मैथ्स पढ़ी है 6th क्लास की तो आपने पढ़ा होगा, लेमा कैसे कहते हैं, डिवीजन लेमा कैसे कहते हैं, पोस्टुलेट कैसे कहते हैं, एक्सियम कैसे कहते हैं, ठीक है ना। पोस्टुलेट वो होती है जिनको आप प्रूफ कर सको, ठीक है ना, जो बात कही गई है, ठीक है ना, उसको आप प्रूफ कर सको, दोज आर नोन एज पोस्टुलेट, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो बोर की पोस्टुलेट, ठीक है ना, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर, ठीक है ना।
क्या है बेटा, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर, ये देखनी है हमें। तो पहली पोस्टुलेट क्या थी, पहली पोस्टुलेट देखो क्या कह रही है, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन, इन्होंने याद रखेंगे कि बोर ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम को लेकर सब कुछ समझाया, ठीक है ना, क्योंकि सबसे इजी एटम वही था जो वहाँ पर अवेलेबल था, जो प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट के साथ करना, एक्सपेरिमेंट करना बहुत ईजी था, इसलिए उन्होंने सबसे ईजी एटम चुन के उसको करने को देखा। और उन्होंने ये बोला कि बाकी एटम भी ऐसे करेंगे, लेकिन बाकी एटम में क्योंकि कुछ डिसिमिलैरिटीज़ होने की वजह से उन्होंने अभी ऐसा बिहेव नहीं किया और ये फेल हो गए। अभी पढ़ते हैं कैसे फेल हुआ। पहले पढ़ेंगे कि इन्होंने पोस्टुलेट कर दिए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या निकाला कि इलेक्ट्रॉन, उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ or fixed radius of energy. These parts is called orbit and stationary states are allowed energy states, ठीक है ना। ये ऑर्बिट को इन्होंने स्टेशनरी स्टेट्स का या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट का। दिस ऑर्बिट आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने क्या बोला, जो जो बात रदरफोर्ड ने कही थी कि एक न्यूक्लियस बीच में होगा और यहाँ पर ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है ना, यहाँ ऑर्बिट्स होंगे जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, ठीक है ना, उन्होंने ये बोला। लेकिन रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया कि जब ये मूव होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स नहीं है, ये क्या है बेटा, दीज आर एनर्जी लेवल। क्या है बेटा, ये एनर्जी लेवल, ठीक है ना। जहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि वो एक एनर्जी है, एक एनर्जी लेवल है जिस लेवल पे वो टिके हुए हैं, जिस लेवल पे वो टिके हुए हैं, ठीक है ना। और उन्होंने बात किसके लिए करी, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए करी। तो हाइड्रोजन का अगर मैं एटम बनाने की कोशिश करूँ तो हाइड्रोजन का एटम ऐसा होगा, एक ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, इसके चारों ओर जो भी ये इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहा है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और ये क्या है, ये दिस इज अ एनर्जी लेवल, ठीक है ना, इसका एनर्जी ई है, ठीक है ना। और बाहर और भी ऑर्बिट्स हैं जिनको आप क्या कह सकते हो, एनर्जी लेवल कह सकते हो। इसको E1 कह सकते हो, इसको E2 कह सकते हो, ठीक है ना। इन्होंने इस एनर्जी लेवल को शेल का नाम दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पहले क्या बताया इन्होंने, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना। जब भी ये घूमता है तो इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है ना। सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि ये एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी, एनर्जी डजंट चेंज, ठीक है ना, एनर्जी डजंट चेंज विद टाइम। दूसरी बात इन्होंने कही कि एनर्जी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, ठीक है ना। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एनर्जी लेवल पे सिर्फ चल रहा है, ठीक है ना, उसकी एनर्जी वहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। इस एनर्जी को ये कहें एनर्जी लेवल है। लेकिन जब भी वो अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाएगा तो उसकी क्या होगी, देयर इज एनर्जी चेंज, ठीक है ना। मान लो आपने इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी दे दी कि उसकी एनर्जी बढ़ के E1 से E2 हो गई, ठीक है ना। तो उसकी एनर्जी चेंज होने की वजह से वो क्या, दूसरे ऑर्बिट में मतलब अलग रेडियस में वो घूमना शुरू कर देगा। मतलब यहाँ पर रेडियस तो इसका कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर रेडियस कांस्टेंट रहता है, लेकिन आपने इसे एनर्जी दी तो उसका रेडियस चेंज हो जाएगा और एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि इसको एक एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जो कि वो एब्जॉर्व करे और वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चली जाए, ठीक है ना। लेकिन वापस वो स्टेबल होने के लिए स्टेशनरी स्टेट पे आएगा, और जब भी वो आएगा तो क्या होगा, वो एक एमिशन करेगा, जो कि इलेक्ट्रो एमिशन में आपने पढ़ा था, अभी आपने स्पेक्ट्रा एमिशन में पढ़ा था, एमिशन स्पेक्ट्रा में पढ़ा था कि वो ऐसा करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और एनर्जी स्टेट जो है वो आपकी कंटिन्यूस मैनर में भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो इस जगह की एनर्जी थी 1 वोल्ट और इसकी एनर्जी थी 3 वोल्ट्स, सॉरी 1 जूल थी यहाँ की एनर्जी और यहाँ की 3 जूल एनर्जी थी। तो बीच की 1 से लेकर 3 जूल के बीच में जितनी भी हैं वो सब गायब है, ठीक है ना, वहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपका यहाँ तो 1 जूल पे कर सकता है, 3 जूल पे कर सकता है। तो जब आपने इसको 2 जूल की एनर्जी दोगे तभी ये यहाँ पहुँचेगा। आपने 3 जूल की एनर्जी दी इसे तो क्या करेगा, ये 2 जूल की एनर्जी से यहाँ पहुँच जाएगा और 1 जूल एनर्जी अपनी वहीं पर रिलीज़ कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो इसी लेवल पे जा सकता है। या तो इस लेवल पे जा सकता है, या हम इसके बाद मान लो कि यहाँ पर 7 जूल लिखा हुआ है, नई एनर्जी एक 7 जूल की एनर्जी लेवल है, तो या तो फिर आप उसको 6 जूल की एनर्जी दो, ठीक है ना, तो वो सीधे इस जूल पे जाएगा, ठीक है ना, या फिर आपको 2 जूल की एनर्जी दो और वो 3 जूल पे जाकर रुक जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना।
ठीक है ना। द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिट व्हेन ट्रांजिशन ऑफ एटम अकर्स, मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी रिलीज होगी वो किसके बराबर होती है बेटा, वो किसके बराबर, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना। ये वाला हमारा रूल फॉलो होगा। जो एनर्जी चेंज हुई वो किसके बराबर होगी, वो एच न्यू के बराबर होगी। यानी कि अगर आप न्यू इस फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन दोगे तो इतनी एनर्जी आएगी, ठीक है ना। जैसे ही आप फ्रिक्वेंसी चेंज करोगे आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी एनर्जी चेंज आपको पता है तो आप बता सकते हो कि कितनी फ्रिक्वेंसी की जो इसने लाइट को है या एनर्जी को है एब्जॉर्ब किया, आप ये बता सकते हो। अगर मैं आपको एनर्जी चेंज बता दूँ, ठीक है ना, एनर्जी चेंज बता दूँ तो फ्रिक्वेंसी बता सकते हो, या फिर मैं आपको अगर फ्रीक्वेंसी बता दो तो आप एनर्जी चेंज बता सकते हो, ठीक है ना। डेल्टा ई किसके बराबर है बेटा, डेल्टा ई यहाँ पर बराबर है E2 माइनस E1, जो एनर्जी हमारी चेंज हुई है उसके बराबर, ठीक है ना। अगर डेल्टा ई पॉजिटिव है, डेल्टा ई आपका पॉजिटिव है तो क्या होगा बेटा, तो एब्जॉर्प्शन होगा। और डेल्टा ई अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, आपको क्या होगा बेटा, एमिशन होगा। समझ में आ रही है वाली बात, कैसे मैंने बताया ये, ऐसे देखेंगे। एनर्जी बढ़ रही है जैसे जैसे दूर जा रहे हो, तो जैसी एनर्जी कम हुई, ठीक है ना, डेल्टा ई, ठीक है ना, कम हुआ, ठीक है ना। तो जब हायर से लोअर गया, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जा रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और लोअर से हायर जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो यानी कि लोअर से हायर गया यानी कि डेल्टा ई कितना पॉजिटिव आ गया, तो यानी कि एब्जॉर्प्शन हुआ। और जब भी हायर से लोअर गया तो क्या हुआ, एनर्जी कम हुई यानी कि एमिशन हुआ, ठीक है ना। एमिशन में एनर्जी रिलीज होगी, कम होगी, और एब्जॉर्प्शन में एनर्जी बढ़ेगी। सीधी सीधी बात है, एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट इज द एंगुलर मोमेंटम, फोर्थ पोस्टुलेट होने गई, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन द गिवन स्टेशनरी स्टेट। फॉर एग्जांपल, आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपने फिजिक्स में अगर पढ़ा होगा तो MVR इज द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है MVR, ठीक है ना। तो जितना उसने जो आपकी ये डिस्टेंस होती है और इस, ठीक है ना, इसको कवर कर इस डिस्टेंस के अराउंड ऐसे घूम रहा है, रेडियस के अराउंड घूम रहा है, तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, जो मास होता है ऑब्जेक्ट का यहाँ पर, उसकी जो वेलोसिटी होती है अपॉन रेडियस, ठीक है ना, अपॉन रेडियस, ठीक है ना, इंटू सॉरी mv इंटू रेडियस, ठीक है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस, ये किसके बराबर होता है बेटा, दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इस n इज इक्वल टू 1 2 3, ये इन्होंने पोस्टुलेट में अपने कहा, ठीक है ना। और इन्होंने ये प्रूव कर दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज रहता है। यानी कि तभी तो एनर्जी लेवल डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट हुए, क्वांटाइज्ड है तभी तो। अब या तो 1h/2 पाई होगा, या फिर 2h/2 पाई होगा, या फिर 3h/2 पाई होगा। इस लेवल में ही सिविल एंगुलर मोमेंटम होगा। और हर एंगुलर मोमेंटम के साथ एक एनर्जी आपकी एसोसिएटेड है, हर एंगुलर मोमेंटम के साथ एक एनर्जी आपकी एसोसिएटेड है, जिस एनर्जी की वजह से आप रेडियस की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका किससे रिलेटेड है बेटा, एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है ना। हर एक एंगुलर मोमेंटम एनर्जी से रिलेटेड है, जिसकी वजह से आप ये बता सकते हो कि रेडियस कितना है। तो रेडियस निकालने के लिए फिर उन्होंने आगे और भी कुछ डेरिवेशंस करी और उन्होंने बताया, लेकिन उन डेरिवेशंस हमको हमारे किसी वो मतलब उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये जानना है कि वैल्यू क्या होती है आर की, ठीक है ना, आपको बस ये जानना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो v क्या है आपका, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। वो किसके बराबर है बेटा, NH/2 पाई के बराबर है, ठीक है ना। दस एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोस ऑर्बिट विच हैज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2 पाई, और इसके इंटीग्रल मल्टीपल का होगा, ठीक है ना। यानी कि 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, इसी में सिर्फ घूम पाएगा और किसी में नहीं घूम पाएगा, ठीक है ना। तो रेडिएशन एमिटेड या एब्जॉर्ब जो होगी वो ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट पे होगी, तभी होगी जब ये इंटीग्रल मल्टीपल पे जा रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जब हम 1h/2 पाई के बराबर एंगुलर मोमेंटम बढ़ाने के लिए अगर मैं उसको एनर्जी बराबर उसके दे दूं कि वो इतना एंगुलर मोमेंटम बढ़ा ले, तो क्या होगा, तभी हमारा क्या कहते हैं ट्रांजिशन होगा, वरना ट्रांजिशन नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो हर एक क्या कहते हैं मेरा ऑर्बिट है जिस पे एंगुलर मोमेंटम हमारा बता रखा है, वो हमारे क्या है बेटा, क्वांटाइज्ड है, ऑलरेडी क्वांटाइज्ड है। मतलब वो बीच में कुछ नहीं है, मतलब 1.5h/2 पाई पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पर क्या होगा, एम्प्टी स्पेस होगी, कोई एनर्जी लेवल नहीं होगा, ठीक है ना। तो
यहाँ पर इस बात को बताने के बाद मैक्सवेल की ईएमएफ थ्योरी भी यहाँ पर क्या कहते हैं अप्लाई नहीं होगी। अब उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल को कर दिया पूरा साइड। मैक्सवेल की ईएमएफ थ्योरी क्या कर रही थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो रेडिएशन देता है, लेकिन उन्होंने ये बात ही बता दी, इन्होंने वो बात ही बदल दी कि यहाँ पर एनर्जी चेंज होगी नहीं, क्योंकि मैक्सवेल ने क्या कहा था कि जब वो मूव होगा तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मूव होने पर एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है, वो एक एनर्जी लेवल पर ही घूम रहा है सिर्फ, तो मैक्सवेल की थ्योरी यहाँ पर क्या होती है, फेल हो जाती है। यहाँ पर मैं फेल क्या मतलब, यहाँ पर एक साइड हो जाती है, वो एनर्जी थ्योरी यहाँ पर अप्लाई ही नहीं होती है। तो जिस वजह से रदरफोर्ड क्या कहते हैं गलत साबित हो गया था मैक्सवेल की एमवीआर थ्योरी के हिसाब से, वो उस थ्योरी को ही बोर ने साइड कर दिया कि नहीं, ये थ्योरी यहाँ पर नहीं है एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पर फ्री स्पेस में मूवमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पर एटम न्यूक्लियस के चारों ओर मूव हो रहा है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर ये थ्योरी अप्लाई आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब एनर्जी स्टेट्स के बारे में जब हमारे क्या कहते हैं बोर जी ने बताया, तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने ये बोला कि फॉर हाइड्रोजन एटम द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड एज, जो स्टेशनरी स्टेट को उन्होंने कैसे नंबर से दिया, एन नंबर से दिया, 1 2 3 ऐसे करके बोला, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे नंबर बोला। और इन नंबर्स को क्या बोला, इसको बोला इन्होंने स्टेशनरी स्टेट्स बोला। और ये स्टेशनरी स्टेट्स क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और हर ऑर्बिट को इन्होंने किस नाम से बुलाया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिर्फ इन्होंने इसी हिसाब से बताया, ये नाम दिया इन्होंने हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट को, पहला पॉइंट, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया, ठीक है ना, हाइड्रोजन के एटम के लिए थ्योरी चल रही है पूरी की पूरी। द रेडिएशन ऑफ द स्टेट्स आर, रेडियस ऑफ दिस स्टेट इज, रेडियस क्या होगी, आर एन नाम से बोली गई है, आर एन, ठीक है ना। एन इज द नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट। अगर पहली स्टेशनरी स्टेट है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और वो किसके बराबर हो जाएगी, ए नॉट, यानी कि अगर एन की वैल्यू 1 है तो किसके बराबर है, ए नॉट के बराबर रेडियस है, ठीक है ना। एन की वैल्यू 2 हो जाएगी तो कितनी रेडियस हो जाएगी, 4 ए नॉट के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ऐसे एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द स्टेज एंड द स्टेशनरी नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट। जैसे जैसे स्टेशनरी स्टेट बढ़ेगी उसका रेडियस चेंज होगा। और ए नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, ए नॉट की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर, दैट मीन्स 52.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है ना, इसके बराबर ये रेडियस है, ठीक है ना। तो पहली रेडियस हमारी जो आती है वो कितनी आती है, 52.9, जो कि बोर ने कैलकुलेट करके बताई कि रेडियस इसकी इतनी होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये कैसे एक्सपेरिमेंटली, और उसके बाद उन्होंने डिड्यूस भी किया, एक्सप्रेशन भी इसका निकाला, ठीक है ना, कि ये इतनी वैल्यू है, ठीक है ना। तो यानी कि द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम विल मूव अराउंड द न्यूक्लियस एट अ डिस्टेंस ऑफ 52.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है ना। इतनी दूरी पे वो स्टेशनरी ऑर्बिट में ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और आर दूर चलता जाएगा न्यूक्लियस से, ठीक है ना। और थर्ड प्रॉपर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट होती है वो होती है एनर्जी, और उसके एनर्जी का रिलेशन, की एनर्जी कितना एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, ठीक है ना। द एनर्जी ऑफ दिस स्टेट, तो एनर्जी ऑफ स्टेट इज, यानी कि एनर्जी स्टेट की एनर्जी ई एन से बताएंगे, जो कि किसके बराबर है, -RH इंटू 1/n² के बराबर है। यहाँ आर एच क्या है, आर एच इज द रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू है, जो क्योंकि एनर्जी के बराबर है, यहाँ पर ये एनर्जी के बराबर, पिछले वाला रिडबर्ग कांस्टेंट वेव नंबर के बराबर था तो पर सेंटीमीटर में था, यह एनर्जी के बराबर है, तो ये कितना है बेटा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो यहाँ पर जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो, क्योंकि हमारी एनर्जी को बता रहा है, तो यह क्या है, जूल में है, और पिछला वाला 109677 जो मेरा था वो पर सेंटीमीटर में था, क्योंकि वो वेव नंबर को बता रहा था। तो इसमें और इसमें हमें कभी भी क्या करना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट किस चीज़ के लिए, ये वेव नंबर के लिए, और ये रिडबर्ग कांस्टेंट किसके लिए बेटा, एनर्जी के लिए। तो एनर्जी के लिए जो रिडबर्ग कांस्टेंट यूज़ होता है उसकी वैल्यू जूल में होती है, दैट इज 2.1 × 10⁻⁻18 इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो पहली की एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, दूसरे की एनर्जी क्या होगी, इसको डिवाइडेड बाय 2.18 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, इंटू 10⁻18 कर लेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा
तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना आएगा, -0.545 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है ना। ये वैल्यू मेरी आएगी, किसकी आएगी बेटा वाली वैल्यू, ये वैल्यू मेरी आएगी हमारे सेकंड स्टेट की एनर्जी की। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो आपकी एनर्जी कितनी होती जा रही है, कम होती जा रही है, आपने देखा ना। तो जितना पास एलिमेंट होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितना दूर जाता जाएगा एलिमेंट उतनी ज़्यादा एनर्जी कम होती जाएगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी कम होनी जाएगी, ठीक है ना। ये बात समझ में आया। तो अगर आप फिगर 2.11 यानी कि आपके जो ये लाइमन बार्मर सीरीज है इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टेट क्या क्या है, ठीक है ना। 1 की एनर्जी स्टेट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 2 की कम, 3 की और कम, 4 की और कम, और सबसे ऊपर जाओगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज 0, ठीक है ना। तो 0 एनर्जी पे तो वैसे भी कोई मूवमेंट होगा नहीं, इसलिए वहाँ पर इन्फिनिटी पे कोई हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। इस रिप्रेजेंटेशन को जो हमारे 2.11 पे रिप्रेजेंटेशन हुआ है इसको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन इट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। यानी कि एनर्जी कितनी रिलीज होगी वहाँ पर, कोई एनर्जी यूज़ नहीं होगी अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है तो, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो मतलब, तो इसका मतलब अगर एन हमारा इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो उस समय पे आपका आपका इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो आपका हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, अगर एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस की रेंज से बाहर जा चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अलग हो चुका है। तो इस समय पे क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन कैसी हो जाती है बेटा, आयनाइज्ड हो जाती है, H+ में आ जाती है हमारी, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। H+ का मतलब तो समझ में आ गया ना। तो हाइड्रोजन को अगर आयनाइज करना है तो आपको क्या करना है, उसके इलेक्ट्रॉन से उससे इन्फिनिटी के डिस्टेंस पे दूर ले जाना है, ठीक है ना। मतलब उस पर इतना दूर ले जाना है कि उसका इफेक्ट होना बंद हो जाए, तो उस जगह को आप इन्फिनिटी कहते हो। तो इन्फिनिटी को समझो बेटा, इन्फिनिटी किसे कहते हैं, इन्फिनिटी वो पार्ट होता है जहाँ पर कोई भी इफेक्ट होना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि हमने क्या पढ़ा, हम पोस्टुलेट्स पढ़े हमने बोर के, और हमने ये पढ़ा कि बोर ने क्या क्या उससे इन्फ्लुएंस निकाला, ठीक है ना। रेडियस कितना बताया, ये कितना बताया, कितना बताया। क्या की क्लास में मैं इसका आपको क्या करके दिखाऊंगा, एक एक्सप्रेशन डिड्यूस भी करके दिखाऊंगा कि ये आया कैसे, ठीक है ना, ये आता कैसे है, कैसे हमने इसको निकाला, ये देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। एक चौथा पॉइंट रह गया जो कि हम कल जिसको हमने कल डिस्कस करना है, ठीक है ना। और उसी के थ्रू हम बताएंगे कि कैसे ये हमारे एनर्जी और ये रेडियस उन्हें कैलकुलेट करें, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।